चलिए सभी बच्चे जो हैं आज से कोशिश कीजिए कि ऑनलाइन में जो है ऑब्जेक्टिव का वीडियो देखना शुरू कर दीजिए। आप लोग का परीक्षा बहुत नज़दीक है और यदि परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो ऑब्जेक्टिव का रिवीजन भी करना आप लोगों के लिए अति आवश्यक है। मैं आप लोगों के लिए जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं और इन सारे क्वेश्चंस का 3-4 वीडियो 5 वीडियो में कोशिश करेंगे हम लोग कि सभी क्वेश्चन को लेकर के चले आएँ और इन सभी प्रश्नों को जो है आप लोग रिवीजन कर लीजिए ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। तो चलिए आप लोग के लिए हम भी लगे हुए हैं और आप भी जो है बहुत मन लगा करके लगे रहिए। पिछले साल के तरह ही उससे भी बेहतर कोशिश करेंगे हम लोग रिजल्ट लाने के लिए। जिस तरह से प्रीवियस सालों में लड़कों ने रिजल्ट लाया है उनसे बेहतर रिजल्ट लाने का हम लोग को प्रयास करना है। तो ओके, चलिए शुरू किया जाए। करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो हेडिंग बना दीजिए आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का। देखिए पहला क्वेश्चन है आप लोगों को कि इनमें से कौन करंट डेंसिटी को दर्शाता है। पहले इसका जवाब देने से पहले जो है आप लोग करंट डेंसिटी का डिफिनीशन आप लोग देखिए कि करंट डेंसिटी को हम लोग जे वेक्टर से डिनोट करते थे और हम लोग कहे थे कि इकाई क्षेत्रफल से, इकाई क्रॉस सेक्शन से होकर के, किसी तार के इकाई क्रॉस सेक्शन से होकर के जितना करंट बहता है उसको हम लोग करंट डेंसिटी कहते हैं। तो मान लीजिए कि ए एरिया में आई करंट बहता है तो इकाई एरिया में आई बटा में ए करंट बहेगा, इसी को हम लोग करंट डेंसिटी कहते हैं। तो करंट डेंसिटी का सूत्र क्या हो गया कि आई बटा में ए हो गया। अगर इसका आपसे यूनिट पूछता है कि इसका मात्रक क्या होता है तो आई का मात्रक होता है एम्पियर और एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो जाता है और इसका यदि सूत्र आपसे कहता है तो कहेंगे कि हम लोग कि आई बटा ए होता है। अब आप चॉइस देख लीजिए। तो चॉइस देखिए पहला में आई बटा ए दिया हुआ है। ओके, इसका आंसर आप लोगों को ए हो जाएगा। ओके, आप लोग पॉज कर करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लिखते रहिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए कहता है क्वेश्चन कि मोबिलिटी का एसआई मात्रक क्या होता है। पहले आप लोग को जानना होगा कि मोबिलिटी को हम लोग जो है म्यू से डिनोट करते हैं और मोबिलिटी बराबर होता है वी बटा में ई होता है, वी बटा ई होता है। वी को हम लोग करंट डेंसिटी, करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, करंट डेंसिटी नहीं ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हिंदी में आप लोग पढ़े होइएगा अनुगमन वेग, अनुगमन वेग होता है। इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसको विद्युतीय क्षेत्र कहेंगे हिंदी में, विद्युतीय क्षेत्र हो गया। ओके, तो अब आप लोग वेलोसिटी का तो मात्रक आप लोग जानते हैं कि वेलोसिटी का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले सूत्र आप लोग देखिए। हम लोग कहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो बल लगता है उसका मान F जो होता है वह QE के बराबर होता है, QE के बराबर होता है। तो E का आपसे यहाँ पर मात्रक लिखना है तो पहले E का सूत्र आप लोग सोचिए कि क्या होता है। तो E बराबर हो गया कि F बटा में Q होता है। अब E का यूनिट अगर लिखना चाहिएगा तो न्यूटन पर कूलम हो जाता है, लेकिन कूलम के रूप में यहाँ पर कोई चॉइस आपको दिया हुआ नहीं है। इसका मतलब कि कूलम को भी Q को भी आप लोग को तोड़ना होगा। तो एक Q बराबर सूत्र होता है IT, Q बराबर IT होता है। ये भी याद रखिएगा कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होता है वह न्यूटन पर कूलम होता है। अब देखिए Q बराबर सूत्र IT होता है तो E बराबर सूत्र हम लोग क्या कहेंगे कि फोर्स बटा में IT हो गया। अब यूनिट इसका लिखिए तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, I का हो गया एम्पियर और टाइम का हो गया आपका सेकेंड, न्यूटन पर एम्पियर सेकेंड हो गया। अब इन सूत्र को यहाँ पर मान बैठा दीजिए। इसका मीटर पर सेकेंड हम लोग वेलोसिटी का जानते हैं तो देखिए यहाँ लिख देते हैं कि मीटर पर सेकेंड, मीटर बटा में सेकेंड हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का लिखिए कि न्यूटन ऊपर में चल जाएगा एम्पियर इंटू सेकेंड,
एम्पियर इंटू सेकेंड चल जाएगा, तो सेकेंड तो आपका कट गया, बचा क्या आपका कि एम्पियर इंटू मीटर बटा में न्यूटन हो गया। ओके, अब इस यूनिट को आप देखिए चॉइस में कहाँ लिखा हुआ है, तो आपका चॉइस लिखा हुआ है कि एम्पियर मीटर बटा में न्यूटन। ओके, ये आपका ए आंसर हो जाएगा इसका भी। ओके, मोबिलिटी का परिभाषा भी आप लोग इस ढंग से लिख सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और विद्युतीय क्षेत्र के अनुपात को हम लोग मोबिलिटी कहते हैं। ओके, और इसका डायमेंशन और बीमा आप लोग लिख सकते हैं। ओके, आप लोग इसको देख लीजिए, हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, तीसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यदि कहीं लिखने में दिक्कत होगी तो वीडियो को पॉज करके आप लोग जो है आगे लिखते रहिएगा। ओके, देखिए तीसरा क्वेश्चन कहता है व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है। तो हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज में हम लोग जानते हैं कि 4 रेसिस्टेंस जो होता है जो किसी भी समानांतर चतुर्भुज की भुजा के अनुदिश से जुड़े रहते हैं, और इसके डायगोनल के इस एलोंग जो होता है कि गैल्वेनोमीटर जुड़ा रहता है। ऐसे होता है, 4 रेसिस्टेंस होता है व्हीटस्टोन ब्रिज में। यहाँ भी रेसिस्टेंस होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ भी रेसिस्टेंस होता है, यहाँ भी रेसिस्टेंस होता है। इसके बीच में आपका एक गैल्वेनोमीटर लगता है, और यदि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट पास नहीं होता है तो ऐसे व्हीटस्टोन ब्रिज को हम लोग बैलेंस ब्रिज कहते हैं, बैलेंस ब्रिज कहते हैं। और यदि IG का मान जो है नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो उसको अनबैलेंस ब्रिज कहते हैं। थोड़ा बहुत ये आप लोग पढ़े हुएगा, थ्योरी हम आप लोग को क्लास में बताए होंगे। तो बैलेंस ब्रिज में ये R1 बटा में R2 बराबर R3 बटा में R4 आपस में बराबर होते हैं। माने R1 बटा में R2 इज इक्वल टू R3 बटा में R4 हो, तो ऐसे ब्रिज को हम लोग बैलेंस ब्रिज कहते हैं। किरचॉफ लॉ में आप लोग पढ़े होइएगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में ये 3 रेसिस्टेंस आपका ज्ञात होता है, चौथा रेसिस्टेंस अज्ञात होता है। तो हम लोग अज्ञात रेसिस्टेंस का मान निकालते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज के सहारे निकालते हैं। अब इसमें अज्ञात रेसिस्टेंस जो होगा वह हाई रेसिस्टेंस भी हो सकता है, लो रेसिस्टेंस भी हो सकता है। तो इसका मतलब कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है वह हाई रेसिस्टेंस भी मापता है और लो रेसिस्टेंस भी मापता है, दोनों तरह के रेसिस्टेंस को यह मापता है। तो अब आप चॉइस देखिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है, क्वेश्चन दिया हुआ है हाई रेसिस्टेंस की निम्न प्रतिरोध, माने उच्च प्रतिरोध की निम्न प्रतिरोध। फिर सी चॉइस कहता है कि हाई एंड लो रेसिस्टेंस, उच्च और निम्न प्रतिरोध दोनों। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि यही आपका आंसर होगा। चौथा में पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है, यह आंसर आपका होगा नहीं। इसका आंसर होगा उच्च और निम्न प्रतिरोध। ओके, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। मन लगा करके आप लोग बनाते रहिएगा ताकि आप लोगों को, चलिए देखा जाए 5वें क्वेश्चन की तरफ आइए। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज से ही संबंधित क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि आई का मान आपका क्या होगा, मानिए सर्किट में जो है मेन आई जो है कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो पहले आप लोगों को जब भी व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रश्न मिले तो IAC में जनरली जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं अथवा 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन होते हैं, वे अनबैलेंस ब्रिज पर होते ही नहीं हैं। जब देगा आपको बैलेंस ब्रिज पर ही 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो 2 नंबर में ऐसे ही चेक कर लीजिए कि बैलेंस है कि अनबैलेंस है। तो बैलेंस के लिए हम आपसे कहे हैं कि R1 बटा में R2 का जो मान होता है वह R3 बटा R4 के बराबर होता है। ऐसा होता है तो हम कहे हैं कि IG का मान 0 होता है। अभी अभी आप लोग को बताए हैं। तो R1 का मान देखिए 5 है, तो 5 बटा में ये भी 5 है। इधर देखिए कि 15 बटा में 15 दिया हुआ है, तो ये कट करके आपका दोनों 1 बराबर 1 हो गया। इसका मतलब कि यह एक बैलेंस ब्रिज है। जब बैलेंस ब्रिज है, संतुलित ब्रिज है, इसका मतलब कि इससे होकर के कोई करंट पास नहीं करेगा। हो गया होगा, अब बात समझ में आ गया होगा। जैसे ही बैलेंस रहेगा तो इस बीच वाला से कोई करंट पास नहीं करेगा।
जब नहीं करेगा तो इसको हटाइए। अब इसका मतलब हो गया कि करंट क्यों नहीं पास करेगा, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल इक्वल हो गया है, इसलिए उसमें करंट पास नहीं करेगा। अब थोड़ा सा बात देखिए, अब यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग कि ये दोनों सीरीज में है, ये भी दोनों सीरीज में है। अब इसका पूरा रेसिस्टेंस निकालेंगे इस परिपथ का, तब जा करके हम लोग V बराबर आई आर सूत्र लगा करके आई के मान निकाल लेंगे। देखिएगा ये दोनों सीरीज में है, ये भी दोनों सीरीज में है। जब सीरीज में है तो आपका सूत्र पढ़े होइएगा कि आर ई बराबर जो होता है R1 + R2 होता है, R1 + R2। तो 15 और 5 क्या हो गया, 20 हो गया। ये भी 15 और 5 क्या हो गया, 20 हो गया। और 20 और 20 दोनों जो है ये पैरेलल में हो गया, दोनों क्या हो गया, पैरेलल में। तो पैरेलल में जब है तो इसका आर दोनों को मिला करके कितना हुआ जी, तो पैरेलल का सूत्र कहता है कि R1 R2 बटा में R1 + R2 होता है। तो हम लोग कहेंगे कि 20 × 20 बटा में 20 + 20, 20 20 कितना होता है, 40 होता है। 20 दूनी 40 और 2 से कटा देंगे, ये 10 बार में कट जाएगा। तो आर का मान आपका कितना आ गया, 10 ओम। ये चारों मिल करके आपका 10 ओम हो गया। ओके, तो इसको मिटा देते हैं। अब ये पूरा मान आपका 10 ओम हो गया है। अब देखिए पूरे सर्किट में यह यहाँ से चलेंगे, ऐसे घूमेंगे अगर, तो दोनों एक ही लाइन में है, तो इसका मतलब कि ये दोनों भी आपका सीरीज में है। तो 10 और 10 क्या हो गया, टोटल रेसिस्टेंस आप देखिएगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, तो 10 + 10 सीरीज में है तो R1 + R2, तो 10 + 10 कितना, 20 ओम हो गया। इस सर्किट का रेसिस्टेंस, पूरे इस परिपथ का रेसिस्टेंस जो हो गया आपका 20 ओम हो गया। कितने वोल्ट के बैटरी से जुड़ा है, 10 वोल्ट के। तब V बराबर सूत्र होता है IR, V बराबर IR होता है। I का मान आपको निकालना है, तो I बराबर हो जाएगा आपका V बटा में R। ओके, V का मान देखिए 10 वोल्ट दिया हुआ है, R का मान हम लोग निकाल दिए हैं, टोटल कितना हो गया है, 20 हो गया है। तो 1/2 हो गया, मतलब कि 0.5 एम्पियर का करंट आपको पास करेगा। अब चॉइस देखिए तो ज़रा, 0.2 एम्पियर नहीं होगा। देखिए 1/2 मतलब आपका भाग दीजिएगा तो 0.5 एम्पियर होगा। यहाँ पर 0.4 एम्पियर है, ये 0 है, ये नन ऑफ दीज है। तो आप लोग जो है नन ऑफ दीज पर यहाँ पर टिक लगाइएगा। ओके, आप लोग समझ गए होइएगा। और इसका करेक्ट यदि आंसर आप लोग ढूंढिएगा तो इसका आंसर जो होगा वह 0.5 एम्पियर के इक्वल होगा। 1 में 2 से भाग आप लोग लगा सकते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए इसको उतार लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट भी ले करके, अथवा वीडियो को पॉज रखते हुए भी आप लोग बनाएंगे, तभी हम लोग जल्दी जल्दी बनाएंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन हल करेंगे। ओके, तो इसको मिटा दें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। देखिए 5वां क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ा जाए। 5वां क्वेश्चन कहता है कि प्रतिरोध का डायमेंशन क्या होगा, रेसिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है। प्रतिरोध को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। इसका यूनिट क्या होता है, तो यूनिट क्या होता है ये सभी बच्चे जो हैं कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करके लिखेंगे इसका जवाब, कि रेसिस्टेंस का मात्रक क्या होता है। ओके, चलिए तब देखिए थोड़ा सा बात, प्रतिरोध का हम लोग को बीमा लिखना है। तो प्रतिरोध से संबंधित कोई भी सूत्र एक याद कर लीजिए। प्रतिरोध से संबंधित आपको एक सूत्र याद होना चाहिए। तो R बराबर V बराबर IR भी कह सकते हैं, V बराबर IR होता है। तो R बराबर आप सूत्र क्या लिखेगा कि R बराबर V बटा में I लिख दीजिए, V बटा में I। अब V तो हो गया पोटेंशियल, विभव हो गया। विभव का परिभाषा भी आप लोग जानते होंगे कि W बटा इसका Q होता है। V बराबर W बटा में Q सूत्र पढ़े होइएगा। इकाई आवेश को इन्फिनिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो वर्क डन होता है उसको हम लोग विभव कहते हैं। घर के बाहर के समान अंदर में लाइएगा, घर के बाहर मतलब इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव के समान जो है अंदर में लाइए तो विभव हो गया, और घर ही में उलट पुलट कर दीजिएगा तो विभवांतर। ओके, तो V बराबर होता है W बटा में Q होता है। तो इसके जगह पर आप सूत्र पहले रख दीजिए, तो R बराबर क्या हो जाएगा कि W बटा में Q इंटू I होगा। हो गया। अब W जेम के त्यों रहने दीजिए,
क्यू का सूत्र होता है आई टी, क्यू बराबर आई टी होता है, एक और आई है तो आई स्क्वायर हो गया। अब आप डायमेंशन लिखिए, क्योंकि डब्लू को आप लोग जानते हो कि वर्क का क्या होता है, वर्क, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, जितने टाइप्स के एनर्जी होते हैं उस सबका डायमेंशन सेम भी होता है। तो वर्क का डायमेंशन आप लोग जानते हुएगा कि ml स्क्वायर टी इनवर्स 2 होता है। फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़े हैं इसके बारे में। इसके बाद में आई स्क्वायर हो गया तो इसका ए स्क्वायर लिख दीजिए। टाइम का होता है टी। अब आप इसको हल कीजिए तो देखिए तो एम एल स्क्वायर हो गया, टी यह ऊपर जाएगा, यहाँ पहले से -2 है तो ऊपर जा कर के हो गया -3 आपका हो गया, यह ऊपर जाएगा तो ए इन्वर्स 2 हो जाएगा। ओके, इसका आप लोग डायमेंशन देख लीजिए। अब चॉइस में आइए, ml स्क्वायर टी इन्वर्स 3 ए इन्वर्स 2, ml स्क्वायर टी इन्वर्स 3 ए इन्वर्स 2। ओके, ए आपका आंसर हो जाएगा। हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ और भी क्वेश्चन निकल करके आ रहे हैं, जैसे विभव का सूत्र हो गया W/Q। तो सभी बच्चों से हम चाहेंगे कि विभव की बीमा क्या होती है वह लिख करके आप लोग कमेंट बॉक्स में भेजेंगे, विभव की बीमा क्या होती है। ओके, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप लोग को लिखना है। सूत्र आप लोग जान गए यहाँ से कि W/Q होता है। चलिए छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। देखिए छठा क्वेश्चन है कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध को इंग्लिश में हम लोग स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहते हैं, और प्रतिरोधकता है तो उसको रेसिस्टिविटी आप लिखते हैं, रेसिस्टिविटी। ओके, इसी का आपसे जो है मात्रक पूछा है कि क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं कि R बराबर जो सूत्र पढ़े हुएगा कि ρl बटा में A होता है, ρl बटा में A होता है। रो को हम लोग स्पेसिफिक रेसिस्टेंस मतलब विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, चाहे रेसिस्टिविटी कहते हैं। तो यहाँ पर रो का सूत्र हम लोग यदि निकालेंगे तो RA बटा में L हो जाएगा। यहाँ R रेसिस्टेंस है, A एरिया है, L जो है आपका लंबाई हो गया। तो रेसिस्टेंस का यहाँ पर आप लोग पहले मात्रक लिखिए। तो रेसिस्टेंस का मात्रक होता है ओम, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, एरिया का मीटर स्क्वायर हो गया, और लेंथ का यूनिट होता है मीटर। तो मीटर यहाँ लिख देंगे, 1 मीटर आपका कट गया तो इसका यूनिट क्या हो गया, मात्रक आपका हो गया ओम इंटू मीटर। मात्रक हो गया ओम इंटू कितना, मीटर। ओके, तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक हो गया एक का चीज़ ओम इंटू मीटर हो गया। इन क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। तो चलिए 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। 6 क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, एक चालक के ए अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद से होकर आई धारा बहती है, तो आई का मान इनमें से क्या होगा। माने इसमें जितना सूत्र हम लोग देखते हैं वो सारे सूत्र जो है आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग के रूप में लिखा हुआ है, और आप लोग अनुगमन वेग के रूप में आई का जब सूत्र हम आप लोग लिखे होंगे तो याद कीजिए कि VD आई बराबर कहते कि VD इंटू ईना होता है। याद पड़ रहा है, क्लास में हम लोग VDना कहते थे, VDना, ईना मीना डी का एक फिल्म भी है। तो ईना से आप लोग को गुणा करना है VD में। ओके, याद पड़ गया। आई बराबर VD इंटू क्या होता है, ईना होता है। याद हो गया। अब देखिए, अब यहाँ से सूत्र से आप याद कर लीजिए कि I बराबर VDENA, VDना हो गया, एक बार में लाइन में हम लोग लिख दिए। अब मिलाइए इसको, देखिए कि VDENA इधर उधर लिख करके किया हुआ है, तो ये आपका ए आंसर हो जाएगा। ओके, यही करंट डेंसिटी का आपसे कहता सूत्र। तो करंट डेंसिटी
बराबर जे बराबर आई बटा में ए होता है। आई का मान यह रख दीजिए कि वी डी इंटू इना होता है, अब बटा में ए से भाग दीजिएगा तो ए कट जाएगा। तो करेंट डेंसिटी का भी सूत्र आप निकालना चाहिएगा तो कहिएगा कि वी डी इंटू एन ई होता है, वी डी इंटू एन ई होता है। ओके, वी डी ना याद रहेगा, आई बराबर सूत्र। ओके, मिटा देते हैं। चलिए पहला आप लोग 7वां क्वेश्चन आप लोग देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए, कहता है ई बराबर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युतीय क्षेत्र है, वी डी आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, मतलब अनुगमन वेग है। तो मोबिलिटी का सूत्र इसमें से कौन होगा? अभी हम आपको बैक में कुछ देर पहले बताए हैं कि मोबिलिटी को म्यू से सूचित करते हैं और यह जो है अनुगमन वेग और इलेक्ट्रिक फील्ड के अनुपात के बराबर होता है। इसका यूनिट भी हम आप लोगों को बताए हैं, तो इसका यूनिट भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, तो आपका इसका सूत्र हो गया बी, देखिए वी डी बटा में ई होता है, मोबिलिटी का सूत्र हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इस ढंग से हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी में यदि देख लेते हैं तो हमारे समझ से सारे क्वेश्चन पर आप लोग का अभ्यास हो जाएगा, और यदि अभ्यास हो जाएगा तब आप लोग को क्वेश्चन बनाने में बहुत सहूलियत हो जाएगी। देखिए, किरचॉफ का बिंदु नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? क्वेश्चन कहता है 9वां क्वेश्चन, किरचॉफ का कौन सा नियम? बिंदु नियम, पॉइंट रूल। पॉइंट रूल, इसको इंग्लिश में पॉइंट रूल कहेंगे। ओके, अब पॉइंट रूल ना कहकर इसको जंक्शन थ्योरम भी कहते हैं, जंक्शन थ्योरम भी कहते हैं। और यह किरचॉफ का जो है फर्स्ट लॉ है, किरचॉफ के फर्स्ट लॉ को जंक्शन थ्योरम भी कहते हैं, चाहे उसी को पॉइंट रूल भी कहते हैं कि किसी जंक्शन की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वह शून्य के बराबर होता है। माने उस जंक्शन से कुछ धाराएं बाहर जाती हों, हो सकता है कुछ अंदर जाती हों, इन सब का सम जो होता है वह 0 के बराबर होता है। अगर बाहर जाने वाली धाराओं के लिए माइनस, अंदर आने वाली के लिए प्लस लिखते हैं तो सबको प्लस माइनस में जोड़ करके और 0 के बराबर कर देना है। माने सिग्मा आई जो होता है वह आपका 0 के क्या होता है? बराबर होता है। और यह नियम जो है फर्स्ट नियम वह कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर आधारित है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो किरचॉफ के पहला नियम को क्या कहते हैं? तो जंक्शन थ्योरम कहते हैं, उसको बिंदु रूल भी कहते हैं, पॉइंट रूल भी कहते हैं। है क्या? तो कहेंगे कि सिग्मा आई बराबर 0 होता है। वो किस सिद्धांत पर आधारित है? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। माने ऐसे यदि हो गया कोई धारा, इधर से I1 अंदर आया, I2 आया, मान लीजिए कि यहाँ I3 बाहर जा रहा है, I4 बाहर जा रहा है, यहाँ I5 हो गया। तो अगर अंदर के लिए प्लस मानते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि अंदर के लिए प्लस मानेंगे, लेकिन दोनों विपरीत चिन्ह में जरूर होने चाहिए। तो अंदर वाला के लिए यदि प्लस मानते हैं या बाहर जाने वाला के लिए माइनस मानते हैं तो हम लोग क्या कहेंगे कि I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 प्लस I5, इसका सम जो होगा वह क्या होगा? 0 होगा। सबका बीजगणितीय योग 0 के बराबर कर देना है। अलजेब्रिक सम जो होता है उसका 0 के बराबर होता है। यह किस सिद्धांत पर? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इसको क्या कहते हैं? जंक्शन थ्योरम कहते हैं, चाहे पॉइंट रूल कहते हैं, बिंदु नियम भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो गया आपका बी। सबको मालूम हो गया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। मिटा दें। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन क्या कहता है? तो 10वां क्वेश्चन आपका है कि अनुगमन वेग और इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको संबंध इनमें से कौन बता रहा है? एक प्रश्न जो है क्वेश्चन बैंक में भी आपको मिलेगा, आया हुआ है क्वेश्चन। तो देखिए अभी हम लोग कहे हैं मोबिलिटी के भी सूत्र में कि मोबिलिटी का सूत्र जो होता है वह वी डी बटा में ई होता है। सीधा सीधा यहीं से चल सकते हैं, अथवा आप लोग वीडिना वाला जो सूत्र अभी आप लोग लिखे हैं वो भी आप ले सकते हैं। अगर यह कांस्टेंट हो गया, अथवा तिरछा तिरछी आप गुणा करके देखिए तो
कि वी डी बराबर जब निकालेंगे तो म्यू इंटू ई के बराबर हुआ कि नहीं। अगर यह कांस्टेंट है तो वी डी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ई के है। ओके, तो हम लोग इसका आंसर क्या मारेंगे, वी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ई के बराबर है। तो ये भी आप लोग बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार पूछता है परीक्षा में। ओके, चलिए 10 क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अब 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। कहता है कि किरचॉफ का दूसरा नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। देखिए, किरचॉफ का जो सेकेंड रूल है, किरचॉफ का सेकेंड रूल, इस रूल को हम लोग जंक्शन थ्योरम नहीं, इसको हम लोग लूप थ्योरम भी कहते हैं। जंक्शन थ्योरम फर्स्ट रूल को कहते हैं, बताए भी होंगे। और यह नियम जो है वह आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आधारित है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। यह क्या कहता है कि सबका जो है ईएमएफ जो है सिग्मा ई का जो मान होता है वह 0 के बराबर होता है। लॉस गेन करके हम लोग कुछ करते थे, आप लोग देख लीजिएगा, उसका रिवीजन कर लीजिएगा। तो इसमें 2-3 बात याद रखना है आप लोगों को कि किरचॉफ का सेकेंड रूल कहता है, तो इस सेकेंड रूल को हम लोग लूप थ्योरम कहते हैं। इसको हम लोग यह नियम जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आधारित है। तो क्वेश्चन है कि किरचॉफ का दूसरा नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो इसमें हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। तो ऊर्जा पर टिक लगा देंगे हम लोग। ओके, अगला क्वेश्चन 12 देखिए। कहता है एम्पियर आवर मात्रक है, इनमें से किसका जो है एम्पियर आवर मात्रक है। एम्पियर जो है वह धारा का मात्रक है, और धारा को हम लोग आई कहते हैं। आवर जो है समय का मात्रक है, और समय को हम लोग टी कहते हैं। देखिए, ऐसे ही सोचना होगा आपको। एम्पियर आवर जब पूछ दिया कि किसका मात्रक है, तो एम्पियर किसका मात्रक है, आई का, धारा का मात्रक है। आवर जो है समय का मात्रक है, तो इसको टी लिखते हैं। और यह जो होता है वह क्यू के बराबर होता है। और क्यू को हम लोग आवेश कहते हैं, चार्ज कहते हैं। ओके, तो यह किसका मात्रक हो गया, एम्पियर इंटू आवर, तो आपका आवेश का मात्रक हो गया। ओके, तो इस ढंग से आप लोग जो है क्वेश्चन रिवीजन करते रहिएगा। हो सकता है कि 5-7 वीडियो, 8 वीडियो, जितना वीडियो हो सके हम लोग देखेंगे। और हर एक क्वेश्चन में जो आप लोग को वर्णन करके मैं दे रहा हूँ उस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी कुछ ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं। तो उस पर भी यदि हम लोग देखेंगे ना, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे। और कोई जान नहीं है, मैक्सिमम क्वेश्चन बनाएंगे और रिवीजन करेंगे, तो हम लोग भी नंबर बहुत अच्छा उठाएंगे। ओके, तो चलिए आप लोग मन लगा करके पढ़ते रहिए। आज आप लोग के लिए इतना रहा। सभी बच्चे जो हैं वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहेंगे, और जो क्वेश्चन जो है बीच बीच में आपसे पूछे हैं उसका भी जवाब आप लोग देते रहिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं देखूं कि आप लोग पढ़ रहे हैं अथवा नहीं पढ़ रहे हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।